सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको याद है अभी हमने पढ़ा भी था, तानसेन समारोह का आयोजन ये हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इसी मौके पर ग्वालियर स्थित किले में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे। और उसी के बाद अभी मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, उन्होंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में हर साल अब 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है और मैंने आपको बोला है कि हम रोज कोशिश करेंगे कि प्रश्न में कोई ऐसा स्टेट हमें मिल जाए, तो डेली हम एक स्टेट का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि 2023 में उस स्टेट से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है जनवरी से लेके भी दिसंबर तक, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। परसों हमने बिहार का सुपड़ा साफ करा, फिर कल हमने उत्तर प्रदेश को देखा, आज मध्य प्रदेश को कवर करा। हाँ, मैप में मध्य प्रदेश देखो, कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री अभी नए बने मनोज यादव, और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, राजकीय पुष्प है सफेद लिली और मछली है महाशीर। ये 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। देख सकते हो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यहाँ का हाईकोर्ट आपको जबलपुर में मिलेगा। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे श्री रविशंकर शुक्ला, पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती रही और पहले गवर्नर थे पट्टाभी सिद्धारमैया। सांची का स्तूप यहाँ मिलेगा आपको, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। 1989 में दर्जा मिला था। और हमारा जो 200 रुपये का करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है, ये भी याद रखना। खजुराहो के मंदिर यहाँ मिलेंगे आपको छतरपुर में, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था पंचायतन शैली में। ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, 1986 में शामिल हुआ। भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पे मिलेगी रायसेना जिले में, ये भी विश्व धरोहर स्थल है। 2003 में इसको शामिल किया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यहाँ पे ग्वालियर में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है यहाँ पे उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे है। कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर है। और सतपुड़ा से याद आएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको यहाँ पे, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो धूपगढ़ है। और सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है ये भी ध्यान रखना, पंचमढ़ी को कहा जाता है। एक तरह का हिल स्टेशन है ये। और इसे पंचमढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे पांडवों ने 5 गुफाओं का निर्माण किया था। और नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और इसी नदी पे आपको धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे मिल जाएगा, और इसी नदी पे ओमकारेश्वर बांध आपको मिलेगा। और हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स में कि यहीं पे ओमकारेश्वर बांध पर ही सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो ये तो मध्य प्रदेश की स्टैटिक मैंने अब 2023 के जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा वो आपके सामने है। अभी आपको याद है हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश को अभी द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड से सम्मानित किया था। मध्य प्रदेश के खंडवा में जल महोत्सव 2023 मनाया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई थी। तानसेन समारोह का आयोजन हुआ ग्वालियर में। और तानसेन सम्मान 2023 किसे मिला? पंडित गणपति भट्ट को, याद रखना। अभी भारत का तीसरा संगीत का शहर बना था ग्वालियर। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा बना? कोझिकोड केरल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना भोपाल में है। मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बना अभी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 7वें नंबर का। यहीं पे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू हुई। लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू हुई थी। एक लाडली बहना योजना भी है यहाँ पे, जिसमें लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को 1000 रुपए से बढ़ा के 1250 रुपए किया गया था। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। उस स्टैचू को बोला गया समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। बाकी देश का पहला सोलर सिटी ये सांची है।
भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना था मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और अभी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा हुई, तो सिटीज की लिस्ट में इंदौर टॉप पे रहा, तो स्टेट लिस्ट में मध्य प्रदेश। बाकी देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और हमारी राष्ट्रपति जी ने अभी भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव शुरू किया था। और सबसे ज्यादा जानते हो आप, टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, भाई टाइगर स्टेट बोलते हैं ना। लेकिन अभी बाघों के ऊपर रिपोर्ट आई थी, तो उसमें डेटा आया था, डेटा पूछ सकते हैं एग्जाम में, कितने टाइगर है मध्य प्रदेश। बाकी मध्य प्रदेश ने अभी जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था? मध्य प्रदेश के शहडोल से। और हमारा ये भी याद रखना, इस सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2047 का। अभी ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा बना? इंदौर बना। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देश की पहली ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी ये कहाँ पे खुली जाएगी? मध्य प्रदेश के भोपाल में। जबकि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी यहीं की है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई थी, ये 2023 में पढ़ा था हमने, जिसमें टॉप पे मध्य प्रदेश था। जबकि जिला श्रेणी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पे था। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 वाला वो इंदौर में आयोजित हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सुंदरजा आम को, मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान पूछे तो सुषमा पटेल आंसर करना, वो मध्य प्रदेश की हैं। और आप जानते हो अभी ईरानी ट्रॉफी 2023 का आयोजन हुआ था, जिसको शेष भारत ने जीता था, मध्य प्रदेश को हराया था। राष्ट्रपति जी ने 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया था भोपाल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था अभी मध्य प्रदेश में, टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय कौन सा बना था? तो इंदौर नगर निगम, क्योंकि देश का पहला गाजियाबाद नगर निगम बना था ऐसा करने वाला। और याद रखना, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? मंदसौर में। तो लगभग मैंने आपको 36 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए। 2023 में करंट अफेयर्स में जो भी आपने मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको कवर करवाए। मतलब डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमने एक टॉपिक वाइज सेक्शन, अब एक राज्य कवर कर लिया मध्य प्रदेश आज। और आपको अपनी ये इनिशिएटिव, अपना ये नया पहल जो हमने स्टार्ट किया, ये पसंद आया तो प्लीज अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 6000 लाइक का। मैंने आपका वीडियो तैयार करने में पूरी मेहनत की है, पूरी जान लगाई है, तो प्लीज अपने 2 मिनट देकर के अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, आप लोग शेयर करोगे तो मुझे इसे और बेहतर बनाने में और मजा आएगा। बाकी क्विज आपको मिली जाती है प्रैक्टिस के लिए, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी मिल जाएगी वहीं पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रमोद अग्रवाल को। तो अभी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किनका स्थान ले रहे हैं? एस मुंदड़ा का। एस मुंदड़ा, इनका कार्यकाल अभी 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद इसके नए अध्यक्ष होंगे प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये मुंबई में स्थित एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना होती है 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। और अगर पूछे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहते हैं। भारत में आपको 2 स्टॉक एक्सचेंज मिलेंगे, एक तो बीएसई और एक एनएसई। ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी कहा जाता है। दोनों का वैसे हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो याद रखना, अब बीएसई के नए अध्यक्ष होंगे प्रमोद अग्रवाल। वैसे अभी बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया था अमोल मजूमदार को। मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने थे संजय कुमार अग्रवाल। ये नाम भी न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख थे मनोज मुकुंद नरवणे,
उन्होंने अपनी आत्मकथा को अभी रिलीज किया है, उसका नाम क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे मनोज मुकुंद नरवणे, और अभी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब सन 2020 में लद्दाख गतिरोध के दौरान महत्वपूर्ण क्षण का खुलासा करती है। मतलब गलवान घाटी में जो चीनी सेना के साथ हमारी झड़प हुई थी उसके बारे में बताती है। तो बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे मैं आपके लिए क्या खास लेकर के आया हूँ। तो अभी तक जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज हमारे न्यूज में रही है वो सारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो, अभी दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा आई थी जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। अभी महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा को रिलीज किया था जिसका नाम है अनजान साक्षी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी आई थी, उंग लिल ओरुवन नाम है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ऑटोबायोग्राफी आई थी, बीबी माई स्टोरी। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है हमारे एन.के. सिंह, एन.के. मतलब होता है नंद किशोर सिंह, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। सोनू सूद की आई थी आई एम नो मसीहा। विश्वनाथ आनंद हमारे पहले ग्रैंड मास्टर, माइंड मास्टर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। सुरेश रैना की है बिलीव। प्रिंस हैरी की है स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा की है अनफिनिश्ड। और हमारी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की अभी आई थी निवालू कुदीचा सिम्हांगल, मलयालम भाषा में लिखी है इन्होंने। और अब मनोज मुकुंद नरवणे जी की हमने पढ़ ली है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो इस शीट में आपको करंट अफेयर्स में जितनी बार भी हमने ऑटोबायोग्राफीज के बारे में पढ़ा है वो सारी मैंने आपको करवा दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत छोड़ना ताकि आपके कंटेंट बनाने में जो मेरा ये जोश है ये बना रहे लगातार। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। तो हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2022 से हमने मनाना शुरू किया इसको। ये दिन सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी, उनके साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसी से संबंधित 2 दिवस और हैं। एक तो विश्व बाल दिवस होता है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। और राष्ट्रीय बाल दिवस आप जानते ही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को 14 नवंबर को मनाते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए क्या खास लेकर के आया हूँ? वैसे तो जब भी डेज वाला प्रश्न होता है उस महीने के सारे डेज में आपको कवर कराता हूँ, लेकिन मैंने आपको जैसा कि कहा ये अभी कुछ समय पहले हमने मनाना शुरू किया है ये दिन। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी पिछले 1-2 साल में जो भी नए डेज हमने मनाने शुरू किए हैं, नए नए ताजे ताजे, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया। अभी 30 मार्च 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हमने मनाया इसी साल। अभी 28 जुलाई 2023 को पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया था हमने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को घोषित किया गया। मैत्री दिवस ये भारत और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है 6 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इस दिन। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था इस दिन 14 अगस्त। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, पिछले साल से मनाना शुरू किया। नेशनल स्पेस डे इसी साल से मनाना शुरू किया 23 अगस्त। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, ये इसी साल से मनाना शुरू किया 29 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे ये पिछले साल से मनाना शुरू किया 3 नवंबर को। तो पिछले 2-3 साल से जो हमने डेज मनाने शुरू किए, इसमें से कुछ डेज तो इसी साल हमने शुरू किए, वो भी मैंने आपको करवा दिए। मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कि पूरे YouTube में या यूं कहूँ कि अगर पेड वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा समय दे रहा हूँ आपके लिए, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पूरा समय बराबर आपका 2 मिनट, या आपके 2 मिनट जरूर दीजिएगा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने में। अभी फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है,
अभी हाल ही में 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा चिराग सेन ने। तो 85th नंबर का सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये हुआ अभी गुवाहाटी में। मेन सिंगल टाइटल जीता चिराग सेन ने, ये उत्तराखंड के हैं। वहीं वुमेन सिंगल टाइटल अनमोल खरब ने जीता है, ये हरियाणा की है। और ये दोनों ही शटलर, यानी कि शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर, तो ये दोनों ही शटलर पहली बार राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती 1934 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। और बैडमिंटन से तो दो खिलाड़ी अभी जरूर याद आएंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। अभी इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला 2023 का। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज में आपको बताऊं तो थॉमस कप याद रखना, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, 2022 वाला भारत ने पहली बार जीता था इसको। और उबेर कप होता है महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट। एक सुदीरमन कप होता है, रहमतुल्ला कप हो गया, नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इन सब का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में रॉबर्ट एम सोला का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। तो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री थे ये रॉबर्ट एम सोलो, जिनका भी निधन हो गया। उन्हें आर्थिक विकास के सिद्धांत में उनके योगदान के लिए 1987 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा चलो, इस प्रश्न के बहाने हमें बहाना मिल गया 2023 के नोबेल पुरस्कार रिवाइज करने का। तो अर्थशास्त्र से ही शुरू करते, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था क्लाउडिया गोल्डिन को। केमिस्ट्री का 3 लोगों को मिला था, मोंगिजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को। फिजिक्स का मिला था 3 को, एनी हुइलियर, फेरेंक क्रॉस और पियरे एगोस्टिनी। वहीं मेडिसिन का 2 को मिला था, कैटलिन कार्रिको और ड्रू वीसमैन। शांति का नरगिस मोहम्मदी को मिला था, साहित्य का जॉन फॉसे को मिला था। तो 2023 के ये सारे नोबेल पुरस्कार है। हाँ, अगर वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं तो ये नाम आपको हो सकता है याद नहीं हो, तो इनको याद करने का एक ट्रिकी वीडियो में बना चुका हूं कब का ही। जिसने भी वो वीडियो देखा है सभी को वो सारे नाम याद हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। कहाँ मिलेगा? सिंपल सा सर्च मारो ना यार यूट्यूब पे, नोबेल प्राइज ट्रिक्स 2023 बाय क्रिक एग्जाम, और सारे नाम याद कर डालो। बढ़ते हैं फिर आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पे अभी कोप 28 का आयोजन भी हुआ था। तो एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2023, इसका ये 25वां संस्करण था जो हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसमें भारत ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज जीते, यानी कि टोटल 7 मेडल जीते हैं। अब ये 2 गोल्ड किसने जीते? एक जीता है कियाना परिहार ने, अंडर 8 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। और हर्ष सुरेश ने दूसरा गोल्ड जीता अंडर 16 कैटेगरी में। बाकी चेस से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आप जानते ही हो, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 1991-92 में इन्होंने पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसे आज के समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया 2023 का ये मिला है 2 बैडमिंटन प्लेयरों को, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है विश्वनाथ आनंद की, माइंड मास्टर। सबसे युवा हमारे ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। अभी जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था अजरबैजान के बाकू में, उसमें पहले स्थान पे रहे थे मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के। दूसरे पे हमारे भारतीय रहे थे आर प्रज्ञानानंद। और अभी जो फिडे वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप हुआ था इटली में, उसको रौनक साधवानी ने जीता था। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। पिछले साल 2022 में जो 44वां फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था, भारत में पहली बार हुआ था, वो चेन्नई में। इसका शुभंकर मैस्कोट था थम्बी।
और यह अब 2024 में होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और इसके वाइस प्रेसिडेंट याद रखना विश्वनाथ आनंद ही है। एक प्रश्न मैं हमेशा बताता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो 204 आंसर करना आप, 64 मत करना वरना गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी बनी है? तो आंसर होगा SGBS उन्नति फाउंडेशन। तो बेंगलुरु का ये एक NGO है SGBS उन्नति फाउंडेशन, जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाला, लिस्ट होने वाला पहला यूनिट बन गया है। अब ये क्या है, तो आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना है, जो कि भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनमें कंपनियां लिस्ट होती है। उसी तरह से ये है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो NGOs होते हैं जो कल्याण के लिए, सामाजिक हितों के लिए काम करते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट होंगे, जिससे उन्हें क्या फायदा होगा, उन्हें फंडिंग मिल सकेगी और वो उसका सदुपयोग कर सकेंगे। और यहाँ पे जो भी कंपनी या जो भी NGO लिस्ट होगा वो एकदम जेन्युइन होगा, मतलब फ्रॉड कंपनीज नहीं होंगी कि NGO के नाम पे पब्लिक से पैसा ले लिया, ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि उसे सेबी की मंजूरी के बाद ही यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इसकी घोषणा हो गई थी वैसे 2019-20 के बजट में। और ये जो SGBS उन्नति फाउंडेशन है, ये युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देता है, जिसकी स्थापना सन 2011 में होती है। अच्छा आप ये बताओ, वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है? NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वर्ल्ड NGO डे होता है 27 फरवरी को। अभी जानते हो एक अफगानिस्तान का एक NGO है AWSDC, अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, जिसे फिनलैंड के द्वारा 2023 के इंटरनेशनल जेंडर इक्विलिटी प्राइज मिला था। और असम का एक NGO है तपोवन, जिसे चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड 2023 मिला था। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य ने पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार राज्य सरकार ने सीतामढ़ी जिले में स्थित एक मंदिर परिसर है पुनौरा धाम, उसको एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस पुनौरा धाम को सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है। ये सीतामढ़ी जो जिला है ये बिहार के मिथिला प्रदेश में ही आता है, तभी तो कहते थे मिथिला प्रदेश की राजकुमारी थी माता सीता। और मिथिला से याद आएगा, एक मिथिला मखाना आपने सुना होगा जिसको GI टैग मिला था। इसी तरह से एक मधुबनी पेंटिंग भी है जिसे GI टैग मिला था, और इस मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। बाकी बिहार को मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करा चुका हूँ, और आज तो हमने मध्य प्रदेश का फुल रिवीजन किया, और एक दिन में हम एक ही स्टेट ले रहे हैं, वरना फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है जैसे आज मध्य प्रदेश करा, कल हमने यूपी करा था, उससे पहले बिहार करा था। इनको बार बार फिर हम वापस से रिपीट करेंगे, रिवाइज भी करते रहेंगे। तो फिर अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। तो हमारे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, जिन्होंने अभी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 1467 परियोजनाओं को इस भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया जाएगा। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक गवर्नेंस पहल है, और इस पोर्टल का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना। मतलब जहां पर ये नेशनल हाईवेज बना रहे हैं तो भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा किसानों की, जैसे कि कहीं पे खेत आ जाते हैं, कहीं पे गांव आ जाते हैं, तो उसका अधिग्रहण इनको करना पड़ता है राजमार्ग बनाने के लिए। तो जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें तेजी लाना, उसमें डिले नहीं करना, फटाफट से करो, पैसे दे दें जिसको दो और नेशनल हाईवेज बनाओ, ये काम होगा इसका मुख्य रूप से। अभी आपको याद होगा प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया था किसने? विश्व प्रवासन संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने, और अमृत एप्लीकेशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट के ये पोर्टल जरूर याद रखना, सुस्वागतम पोर्टल हो गया, सुपेस हो गया, फास्टर हो गया,
सुवास हो गया। और अभी वस्त्र मंत्रालय ने पाट मित्रों नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने लॉन्च किया था, जबकि उद्भव इसको भारतीय सेना ने शुरू किया था। और यूजीसी ने सीयू चयन पोर्टल लॉन्च किया। उत्साह पोर्टल और ई समाधान पोर्टल ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, किस राज्य में संस्कृति उत्सव मनाया गया? उत्तर प्रदेश। और किनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। और अभी कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता किसने? वासिनी लॉरेंस ने। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 को जीता मैनचेस्टर सिटी ने। कहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन हुआ? बिहार में। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता शीतल देवी ने। तीरंदाज हैं ये। छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ गुजरात में। तानसेन समारोह मनाया गया ग्वालियर में। बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। और आखिरी प्रश्न था, किसने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया? विश्व प्रवासन संगठन ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया? तो आंसर होगा एस्पार्टम।